नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज है 1 जुलाई और आज का दिन है ख़ास डॉक्टर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज है डॉक्टर्स डे। डॉक्टर यानी जिनको भगवान के बाद दूसरा भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आज के दिन क्या खास है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोरोना महामारी की दूसरी लहर से गुज़र रहे हैं। पहली लहर को हम क्रॉस कर चुके हैं, दूसरी लहर से हम गुज़र रहे हैं और तीसरी लहर का खतरा हमें सताया जा रहा है। तो इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारी ऐसी आपको सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, लोग मिल जाएंगे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं। इम्यूनिटी को लेकर, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इम्यूनिटी पावर को कैसे रातों रात बूस्ट किया जा सकता है। हालांकि ये जो चीज़ें, इनकी हकीकत आज हम डॉक्टर से बात करेंगे, आपको बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं अजय गुपलानी और मीना गुपलानी जी, MD हैं आयुर्वेदा के अंदर। उनसे आज बात करेंगे, भ्रांतियाँ और सच्चाई के बीच का अंतर आज जानेंगे। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनके व्यू कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है, और जो भ्रांतियाँ हैं उसको लेके इनसे बात करेंगे। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ प्रोग्राम के अंदर। इनका जो योगदान है मेडिकल के लिए और आम लोगों के लिए, उसके हम वाकई दिल से जो है उनको सल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन है, मैं जो डॉक्टर अपने मीना जी हैं, डॉक्टर मीना जी से पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैम, जैसे आज का जो दौर है इसके अंदर हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी ये करो। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि इम्यूनिटी है क्या, कैसे कार्य करती है, और ये जो इम्यूनिटी का है इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जैसे हम आज यहाँ पे बैठे हैं आयुर्वेदा को लेके बात करने के लिए। आयुर्वेदा का रोल इन इम्यूनिटी बूस्टिंग। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता, उसको कहा जाता है इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। ठीक है। आयुर्वेदा का जो रोल होता है वो सिर्फ बीमारी होने के बाद बीमारी को ठीक करने का नहीं है। बीमारी हो ही ना और हो जाने के बाद में उसको किस वे में ट्रीट किया जाए, इन दोनों पार्ट्स में आयुर्वेदा का बहुत अच्छा रोल होता है। यानी हेल्थ मेंटेनेंस और डिजीज़ प्रिवेंशन, इसमें बहुत बड़ा रोल आयुर्वेदा का होता है। और हेल्थ मेंटेनेंस और डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए इम्यूनिटी बढ़ा होना, इम्यूनिटी की ग्रोथ अच्छी होना, व्याधियों से, रोगों से लड़ने की हमारी जो शरीर की क्षमता है उसको बढ़ाना, ये आयुर्वेदा का पहला रोल है। अब व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी में जैसे मैंने बताया कि रोगों से लड़ने की एक शक्ति है, उसके लिए आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है। उसमें सबसे पहला जो रोल है वो है डाइट, दूसरा है लाइफस्टाइल यानी जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या होनी चाहिए, और तीसरा है ड्रग्स, आयुर्वेदा मेडिसिन्स का रोल। ठीक है। डाइट, दिनचर्या, इनका रोल इसीलिए है ताकि हमारा डाइट, डेली का हमारा रूटीन, दिनचर्या, ऋतुचर्या ऐसी होनी चाहिए कि रोग हो ही ना, और रोग हो जाने के बाद में उस रोग को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए आता है आयुर्वेदा हर्ब्स का रोल। इसमें एक बहुत अच्छा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, अब जैसे आपने पहले बताया कि कोरोना की पहली लहर से हम गुजर चुके हैं, दूसरी लहर का हम सामना कर रहे हैं, और तीसरी लहर जो डेल्टा वेव जो अब आई है, ठीक है, और जैसे इंडिया के कई प्रांतों में आ चुके हैं, महाराष्ट्र में इसके काफ़ी केसेस आ चुके हैं डेल्टा वेव के। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। बच्चों में इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए आजकल का जो खान पान है उसमें चेंजेस करना, जैसे जंक फूड अवॉइड करना, बेसन, मैदे, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये चीज़ें टोटली बंद और टोटली अवॉइड करना है बच्चों के लिए। दूसरी, दिनचर्या, ऋतुचर्या में डेली बच्चों के रूटीन में योगा, व्यायाम, प्राणायाम, इसका सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिनल पार्ट्स को अगर हम लें तो डेली डाइट में भी हम कुछ ऐसे मसालों का कंजम्पशन कर सकते हैं, जैसे जीरा हो गया, तुलसी, अदरक, हल्दी, लहसुन, ये कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छी डेवलप करते हैं। लहसुन का रोल वहाँ है जहाँ बच्चों में अगर कृमि है, वर्म्स की हिस्ट्री है, तो लहसुन, अदरक, हल्दी, इसका बहुत अच्छा रोल है। स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का बहुत अच्छा रोल है। लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग है। गिलोय है, नीम है, इसका हम लोग काढ़ा बना के, सौंफ है, कुछ सौंफ डेली डाइट में हम खाने के बाद बच्चों को हम दें सौंफ खाने में, तो बहुत अच्छा रोल है उसका इम्यूनिटी को बढ़ाने में।
डाइजेशन को हमें सबसे पहले तो बच्चों का डाइजेशन सही रखना है। डाइजेशन से ही मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म से ही आगे फिर खून का बनना, बाकी सारे इम्यूनिटी डेवलपमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डाइजेशन। इसीलिए हेल्दी डाइजेशन और हेल्दी फूड का इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल है। इसमें हम लोगों ने जो एक बहुत इस दौरान बच्चों को कुछ एक मेडिसिन दी है, स्वर्णप्राशन संस्कार कराया है बच्चों को इस दौरान। स्वर्णप्राशन संस्कार में क्या होता है, बच्चों को गोल्ड है, जैसे जो प्योर फॉर्म में गोल्ड होता है, उसका बहुत अच्छे से शोधन करके उसको एक पल्स फॉर्म में, पल्स डोज में एक सिंगल ड्रॉप, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। हम अगर गोल्ड की भस्म को शहद, घी और कुछ और भी ऐसी मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदा हर्ब्स होते हैं, जैसे ब्रह्मी हो गया, गिलोय हो गई, नीम हो गई, इन चीज़ों के साथ में अगर इसको ब्लेंड करके गोल्ड को देते हैं तो बॉडी की एक एक सेल्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। हमारे पास बहुत सारे केसेस बच्चों में ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिनको पिछले 5 साल से 10 साल से रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, लंग्स का इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, बुखार, एवरी वीक बुखार होता था, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेके थक गए, लेकिन बार बार वो रिकरेंट इन्फेक्शन होता था। उनमें जैसे ही हमने मंथली वंस एक स्वर्णप्राशन संस्कार स्टार्ट किया, बहुत सारे ऐसे वीडियोस और एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है जो पेरेंट्स ने खुद आके कहा कि जो बच्चों को पहले हफ्ते में एक बार फीवर आता ही आता था, अब 5 साल हो गए, अब 5 महीने हो गए, अब 5 हफ्ते हो गए, इनको वो रिकरेंस नहीं है। अब बच्चा अच्छे से खाता है, इसका वेट भी बढ़ रहा है, जो पहले बार सर्दी जुकाम होता था वो अब नहीं हो रहा है। केवल और केवल सिर्फ 2 से 3 सिंगल डोज में, मंथली सिर्फ एक सिंगल डोज देते हैं हम लोग। यहाँ तक कि जो पुराने हमारी संहिताएं हैं, ग्रंथ है, जैसे काश्यप संहिता है आयुर्वेदा में, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। काश्यप संहिता में एक मेंशन है कॉलम चैप्टर 7 में कि अगर गोल्ड को आप, स्वर्णप्राशन संस्कार को आप ड्रॉप फॉर्म में एवरी मंथ अगर एक स्मॉल डोज में देते हो तो जहर तक का असर नहीं होता है, जहर के असर को भी ये काटता है। इससे इतनी अच्छी इम्यूनिटी सेल्स की बढ़ती है। तो आयुर्वेदा का यही रोल है कि आपको रोग होने ही ना दिया जाए। ये नहीं कि कोरोना आया, इतनी बड़ी लहर आ गई, लोग बाद में हम लोग अफरा तफरी करें ना। आयुर्वेदा का रोल वहाँ है कि हम पहले से बीमारी के लिए सतर्क रहे, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल की बीमारी आए हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया मैम, वाकई आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आपने स्वर्णप्राशन संस्कार के बारे में बताया, जो कि गोल्ड का एक छोटा सा रूप है जिसको बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और अंदर से नए सेल्स जनरेट होते हैं। लेकिन दूसरी मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर गुपलानी जी हैं, इनसे बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जैसे मैडम ने बताया कि जो एक दिनचर्या के बारे में बताया, तो दिनचर्या के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो दौर है, हर कोई बीमारी से भी बचना चाहता है, लेकिन वो प्रॉपर दिनचर्या उसको मालूम नहीं कैसे फॉलो करनी है, क्या फॉलो करनी है। कुछ भी कोई कह देता है कि ये चीज़ खा लो इससे ठीक हो जाओगे, या फिर ये काम कर लो इससे ठीक हो जाओगे। आप एज ए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर उस चीज़ को कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो आपकी दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और वाकई ये बात है कि आजकल लोगों को क्या लगता है कि इम्यूनिटी मतलब ऐसी कोई चीज़ है, बस आज कोई दवाई खाए और कल वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। आज कोई ऐसा कोई काम करें जिससे कि कल हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो इम्यूनिटी कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं कि कोई भी आपको दवाई आप लोगे, खाओगे, एक दिन में आप ठीक हो जाओगे। कभी भी इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, ये एक प्रोसेस है। जैसे कि मैडम ने बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर इम्यूनिटी पे ध्यान देना है तो इवन आयुर्वेदा में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि इवन बच्चा जन्म होने से पहले माँ बाप का स्वास्थ्य कैसा है, अगर माँ बाप हेल्दी नहीं हैं, उनके जो बीज हैं अगर वो हेल्दी नहीं है तो आने वाला बच्चा हेल्दी कैसे होएगा। तो इसलिए हमने ये आयुर्वेद में शुरुआत से देखा गया है और ये सभी लोगों ने समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आप कुछ खाओ और कल आप इम्यूनिटी आपकी डेवलपमेंट हो जाए और आप बिल्कुल इम्यून हो जाओ किसी भी बीमारी से। बेटर है कि आपको शुरू से देखना पड़ेगा। आपके माँ बाप जब बच्चा पैदा करने के लिए जब माँ बाप तैयार होते हैं तब से उनको सोचना चाहिए कि हम पहले फिट हों। जब वो अपना शरीर फिट होगा, उनका शरीर स्वस्थ होगा,
तब उनके जो बीज होंगे वो स्वस्थ होंगे, तो उनसे आने वाली संतान है वो नेचुरली अच्छी ताकत वाली स्ट्रॉन्ग पैदा होगी। तो आयुर्वेद वहाँ से सोचता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में मतलब एक कंसेप्ट है कि प्री कंसेप्शन इम्यूनिटी डेवलप करना, मतलब माँ बाप के बीज को शुद्ध करना। तो इस तरह के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम ऐसे खास कई पेशेंट्स में देते हैं, जिनका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देखा है कि पहले ही बच्चा पैदा करने से पहले ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स संस्कार किए जाएं। फिर कुछ गर्भ संस्कार होते हैं, जब बच्चा पेट में आ जाता है तब उसकी माँ, अगर उस टाइम में उसकी माँ को कुछ अगर खान पान की कमज़ोरियाँ हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, ताकत नहीं है, अच्छे से उसका रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, खान पान नहीं है, तो नेचुरली फिर उस संतान में असर पड़ेगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी गर्भ संस्कार वही होते हैं कि जब पेट में हो तब उसकी माँ को ऐसे कोई दवाइयाँ या ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स दिए जाएं जिससे कि आने वाली संतान और अच्छी स्ट्रॉन्ग पैदा हो। फिर बात आती है जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद की, फिर जैसे मैडम ने बताया कि हम बचपन से ही बच्चों को जैसे स्वर्ण प्राशन संस्कार देते हैं ताकि उनकी आगे की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, टीनेज आ गई, यंग एज आ गई, फिर क्या होता है, बंदा एक रूटीन लाइफ में आ जाता है, खान पान में आ जाता है, उसका वेरिएशन हो जाता है, उसका खान पान है, दोस्तों यारों के साथ बैठना उठना हो गया, एक लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाता है रूटीन का, दुनियादारी के हिसाब से बदलाव आ जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे असर करते हैं। तो उनको भी काउंटर करने के हिसाब से एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आयुर्वेद रिकमेंड करता है हर एक के लिए, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, आपका रूटीन लाइफ कैसे होना चाहिए, आपका दिन कैसे निकलना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारी हो ही ना, और बाय चांस अगर हो भी गई तो उसको रिकवर जल्दी कैसे करें। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम दिनचर्या बोलते हैं। तो वो सब अगर लोग फॉलो करते हैं तो नेचुरली उसमें आपकी इम्यूनिटी बनेगी, आप स्ट्रांग बनोगे और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे दिनचर्या की बात चल रही थी, तो आप कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि दिनचर्या के कुछ पॉइंट बताएं कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, रूटीन आपका लाइफ, रूटीन एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा में रेगुलर में ही इम्प्रूवमेंट होती रहे, ताकि एक लेवल आने के बाद आप उसको अच्छे से हर एक बीमारी को सामना कर सको। तो आयुर्वेद के हिसाब से जैसे हम दिनचर्या लेने जाते हैं तो एक उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसको अगर हम डिटेल में लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। मतलब सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने तक आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो वो आयुर्वेद में अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि सुबह का वो टाइम जो सूर्य उदय से पहले कम से कम 2-2.5 घंटा पहले होता है। अंदाज़ा आप मान के चलो कि सुबह आपको 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में, मतलब 2 से 4 के बीच में का जो टाइम है, इसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जब हम उस टाइम उठते हैं तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलती है, हमारी एक अटेंशन और कंसंट्रेशन की पावर उस टाइम में बहुत अच्छी होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते भी हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, तब आप फ्रेश होके ध्यान वगैरह लगाइए, योगा कीजिए, अभ्यास कीजिए, उससे आपको उसकी कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी ग्रास्पिंग की, और वो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा करेगी। तो ऐसे एक बात हो गई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके अलावा कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे कि कवल गंडूश है जो मुंह की शुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नस्य एक तरह का एक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि आपकी नाक, न सिर्फ नाक बट आँखें, आपका दिमाग, आपकी स्किन, आपके बाल, इन सब के लिए भी ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है। अगर आप रूटीन में वो नस्य का तरीका करते हो तो इन सब चीज़ों की आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसी के तौर पे एक्सरसाइज है, अभ्यंग है, व्यायाम है, ध्यान है, ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद में बताए गए हैं जो दिनचर्या में आप इस्तेमाल करो, रूटीन में इस्तेमाल करो, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी हमेशा के लिए डेवलप होती जाएगी। का समय जो है सोशल मीडिया का टाइम है, इस टाइम है अगर किसी एक विषय को लेके या किसी एक बीमारी को लेके मैं एक वीडियो सर्च करने जाऊं तो मेरे को वहां पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी। तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है
तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर उन चीज़ों को देखना चाहिए या फिर उनको एक तर्क के हिसाब से एक डॉक्टर के पास आके उसको आपसे सलाह करनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये कई सारी इसमें ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे वही आपने बताया कि अगर हम आपको बताएंगे तो शायद वही आप समझ ना पाओ, आम बंदा भी नहीं समझ पाता। तो उसको जब तक अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता तो आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते। तो सही बात यह है कि अगर ऐसी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, एक नहीं 1000 वीडियो देखेंगे कि हाँ जी ये खाओ इससे हो जाएगा, वो करो ऐसे हो जाएगा, फलाना करो ऐसा हो जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ हमें पता ही नहीं होती कि ये करना किसने है किसने नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। कोई चीज़ किसी किसी के लिए सही होती है, किसी किसी के लिए वो सही नहीं भी होती है। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई भी बंदा ये चीज़ें देखता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय बेटर है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लें, किसी एक अच्छे डॉक्टर की, अच्छे वैद्य की सलाह लें, आप उनके पास जाएं, आप अपनी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेद इंडिविजुअल अप्रोच रखता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपकी प्रकृति कैसे है, पहले आप अपनी प्रकृति देखो। अगर आपकी प्रकृति वातज है, पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, मतलब आपकी अपना बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आपके बॉडी में क्या हीट ज़्यादा रहती है, क्या आपके बॉडी में ठंडक ज़्यादा रहती है, क्या आपके बॉडी में एक प्रकार की बाय की दिक्कतें ज़्यादा है, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, आपकी हम प्रकृति एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके बाद प्रॉपरली आपको गाइड कर पाते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्या चीज़ लेने से आपकी वाकई इम्यूनिटी बढ़ेगी या क्या चीज़ लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए एक गाइडेंस लेना और फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी बात है। बट ये है कि जैसे एक आम आदमी को लॉ से रिलेटेड कुछ भी या कोई केस लड़वाना हो, ठीक है, लीगल इशू हो, तो उसके लिए डायरेक्ट वो एक लॉयर के पास अप्रोच करेगा। आज की जो एक सिचुएशन है सोसाइटी की, अगर आपको घर बनवाना है तो आप एक आर्किटेक्ट से मिलोगे, लेकिन आज क्या होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले रिश्तेदारों से पूछते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, वो सलाह देते हैं, फिर अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछते हैं, वो सलाह देते हैं, उसके बाद में गूगल में सर्च करते हैं कि इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इस बीमारी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। यानी जो चीज़ नहीं होती है बॉडी में, वो उससे उनको पता चल जाता है कि हाँ ये सब कुछ है मेरी बॉडी में। आपसे डॉक्टर बनने की उसके बाद में सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स होती हैं, फिर कुछ मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स होती हैं। उसके बाद जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है और लगता है अब सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा है, तब जाके डॉक्टर की याद आती है। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड अपनी बीमारी को बनाने से बेटर है कि जब बीमारी बहुत ही एक छोटी अवस्था में हो तभी एक डॉक्टर को अप्रोच किया जाए, प्रॉपर वे में गाइडेंस लिया जाए, इलाज किया जाए और प्रॉपर गाइडेंस। जी बहुत बढ़िया आपने जैसे बताया मैम। वाकई समाज में ऐसा होता है कि जब तक हम क्या करते हैं, घरेलू जो नुस्खे जिसको बोलते हैं, होम रेमेडीज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कोई पड़ोसी बताते था, कोई रिश्तेदार बताते थे, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमको तर्क है, जो तर्क के आधार के ऊपर डॉक्टर को जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपना पूरा, जब तक शरीर की जांच नहीं होगी तब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा। तो दूसरा डॉक्टर साहब आपसे मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे कोरोना चला, सर्दी में था, फिर गर्मी का मौसम आया, फिर सर्दी आई, अभी फिर गर्मी है, तो आप एक मौसम के अंदर, एक शरीर के अंदर बदलाव आते हैं, तो उन बदलावों को आप कैसे देखते हैं और मौसम बदलने के साथ व्यक्ति को क्या क्या चीज़ों का, क्या प्रिकॉशंस का जो है बीमारी खास करके कोरोना को लेके क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जी जी जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मौसम के हिसाब से भी बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं। जब ऋतुएं चेंज होती हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज होता है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, मीडियम बीच का टाइम है, तो अलग अलग ऋतुएं बॉडी पे भी अलग अलग एक्शन ले आती हैं। तो आयुर्वेद भी इस चीज़ को शुरू से लेके चलता आ रहा है कि जब भी ऐसा मौसम में बदलाव आता है, ऋतु संधि हम जैसे इसको बोलते हैं कि जब एक ऋतु खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, तो उस टाइम में बीमारियां बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखो, आप अंदर जो आपके बीमारी के बनने के तत्व जो शुरू हो रहे हैं अभी, मतलब एक बीज रूप में हैं, हम उसको अगर क्लींस कर लें तो आगे आने वाली बीमारी रुक सकती है। तो इसको आयुर्वेद में कहा गया है कि एक प्रकार से ऋतु के हिसाब से शोधन किया जाता है, मतलब बॉडी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उनसे हम आने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं।
तो अलग अलग ऋतु के हिसाब से अलग अलग बॉडी में जैसे कुछ तत्व जम जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, एक आम भाषा में अगर आपको मैं बताने जाऊँ कि सर्दी का मौसम होता है, सर्दी में भूख भी अच्छी लगती है, हम खाना भी बहुत अच्छा खा लेते हैं, हैवी चीज़ें भी खा लेते हैं, घी वगैरह या मिठाइयाँ वगैरह अच्छी चीज़ें खा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद कहता है कि वो हैवी जो खाना है वो बॉडी में जाके कहीं ना कहीं जो जम के कफ को बढ़ाता है। जब वो बढ़ा हुआ कफ है वो आते आते जब मौसम अब चेंज होने लग रहा है, सर्दी से जब गर्मी आ रही है, पकड़ लो फरवरी से लेकर मार्च का महीना या अप्रैल का महीना है, उस टाइम में वो जमा हुआ आपका बॉडी का कफ पिघल के आपको कई सारी कफ की बीमारियां क्रिएट करता है, जिसमें कि खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़ुकाम, छींकें, मौसमी या सीजनल बीमारियां होती हैं, या सांस की दिक्कत आती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। क्या करना है, तो सर्दी का रुत खत्म होके गर्मी का आने से पहले ही बीच के टाइम में ही आयुर्वेद बताता है कि एक वमन प्रक्रिया होती है, जैसे मतलब एक प्रकार से उल्टी का एक ट्रीटमेंट होता है। कुछ अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, देसी दवाइयों के ट्रीटमेंट होते हैं, जिससे कि हम वो दवाइयाँ दे के फिर शरीर शुद्धि के लिए उल्टी करा के शरीर में जो जमा हुआ कफ है वो निकाल देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ऋतु के हिसाब से शोधन करना, वमन का शुद्धि करना। ऐसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग शोधन किया जाता है। तो उससे जो कफ जम गया था वो जब निकल जाएगा तो आने वाले टाइम में जो कफ की बीमारियां आनी थी आपकी वो पहले ही बच जाएंगी, तो आगे आप बच जाओगे, आगे आपको वो प्रॉब्लम होएगी नहीं। तो वैसे ही सेम अलग अलग ऋतुओं में, गर्मी के ऋतु के हिसाब से विरेचन की प्रक्रिया है या बस्ती की प्रक्रिया है, बीच वाले बारिश के ऋतु में, ऐसे अलग अलग कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हम शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा भी बोलते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, अगर लोग उसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, जो सीजनल बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो हेल्दी पर्सन है, अगर वो ये चीज़ें कर ले तो वो आने वाली बीमारियों से बच जाएगा। और ऑलरेडी जिसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो वो भी अगर ये शोधन करा दे तो भी उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। आयुर्वेदा में इनफैक्ट एक और बात बताई गई है कि बच्चा जो गर्मियों में पैदा होता है उसकी प्रकृति जो आगे बनती है, और बच्चा जो एक सर्दियों में पैदा होता है, ठीक है, उसका बीज का जो प्रकृति है वो आगे आने वाले टाइम में अलग अलग होती है, ठीक है। और वो डिफाइन करने के लिए आपको एक डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। उसकी बच्चा जिस टाइम में, जिस ऋतु में पैदा हुआ है, उस अनुसार उसको आगे उस ऋतु से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, नहीं होते, वो आपको एक सलाह अपना एक डॉक्टर ही बहुत अच्छे से दे सकता है, और उसी हिसाब से उसका। बिल्कुल मैम, वाकई आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, खाली मैं भी मतलब काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन जो आपसे जानकारी मिलने को आज मिल रही है, कुछ खास चीज़ें देखने को आज मिली है, वाकई पहली बार मैंने इनके बारे में सुना है। तो एक और मेरे मन के अंदर भ्रांति है, कुछ समय पहले मैं अपने एक मित्र के पास गया था, तो जैसे कोरोना की बात चल रही थी, तो कोरोना की बात को लेके उसने हंसी मजाक में कहा कि उसने मतलब नशों के बारे में कहा कि अगर कोरोना हो तो ये नशा पी लो या शराब पी लो, इससे कोरोना पास नहीं आएगा। तो काफ़ी मेरे को उसके ऊपर हंसी भी आई, लेकिन मन के अंदर एक जिज्ञासा भी कि मैं डॉक्टर से सलाह ज़रूर लूँगा, क्योंकि लोगों का क्या कि आजकल ना जो एक जैसे बीमारी कोरोना, पहले इसको भी लोगों ने काफ़ी मतलब मजाक में लिया, सीरियस नहीं लिया। तो आज के समय में आप ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग नशे करते हैं या फिर शराब ज़्यादा पीते हैं और ये मानते हैं कि नशे करने से कोरोना नज़दीक नहीं आएगा, जहाँ तो हम एक तरफ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम नशों की बात करते हैं, तो इन दोनों विषयों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, और ये दोनों ही अपोजिट हैं। ऐसी कोई भी मतलब चीज़ नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति है। लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया कि जैसे शुरू में आया था कि भाई जो कोरोना का वायरस है वो अल्कोहल से मर जाता है, क्योंकि सैनिटाइज़र जितने हैं वो ज़्यादातर 70% उसमें अल्कोहल होता है, तो लोगों को लगा यार अल्कोहल हम पी लेंगे तो फिर और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मैं दर्शकों से और आपके माध्यम से मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भ्रांति है, गलत धारणा है। अल्कोहल में डिप करना और 70% अल्कोहल से सैनिटाइज करना अलग बात है। 70% अल्कोहल आप बॉडी में ले भी नहीं सकते, उल्टा आपकी बॉडी जल सकती है, अंदर से आपके सारे टिश्यूज सड़ जाएंगे, आपके मतलब पेट, आंत सब सड़ सकते हैं। तो ऐसी कभी भी ऐसी चीज़ें गलती से भी ना करें ना। और भी कोई ऐसा नशा है कि जिससे कि आप कोरोना से बच सकते हैं, उल्टा ये नशे आपको बर्बाद करेंगे। ये कोई भी प्रकार का जो नशा है या तो आपके फेफड़े ख़राब करेगा
या तो आपका लीवर ख़राब करेगा, या तो आपका आंत और पेट ख़राब करेगा, आपके किडनीज़ को ख़राब कर सकता है, आपकी नसों को ख़राब कर सकते हैं। तो जितने भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, इनसे जितना दूर रहें ज़्यादा अच्छा है। ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि या तो आप इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हो, और या फिर आप नशा कर रहे हो जिससे कि आपकी उल्टा इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं। कभी भी इस चक्कर में ना पड़ें और ऐसी भ्रांतियों के पीछे पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। इसी बात में एक और मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे नशों को तो जो आपने जैसे बता दिया कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाते नहीं वो कम करते हैं, तो एक जो आयुर्वेद का एक खास हिस्सा है जिसको हम व्यायाम योग कहते हैं, तो योग और व्यायाम का एक आम व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि मैं कुछ मतलब ऐसे व्यक्तियों से बात किया जो जिम जाते हैं या फिर जो जिनका जो दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, वो कहता है कि व्यायाम करने का हमारे पास समय नहीं है, योग करने का हमारे पास समय नहीं, हम तो ये मेडिसिन ले लेंगे, हम तो या फिर क्विक जो है ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो एक व्यायाम एक्सरसाइज का आयुर्वेद के अंदर क्या उल्लेख है कि जो आयुर्वेदा उसको एक योगा को व्यायाम को किस नज़र से लेता है, और एक ऐसे जो लोग जो कहते हैं कि जो व्यायाम से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो दवाई लेके ही ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, योग यानी खुद को साधित करना, अपने मन और शरीर को साधित करना, यानी एक तरह का योग है। ठीक है, योगी किसे कहा जाता है? जिसका मन और शरीर साधित होता है। ठीक है, योगा से क्या होता है? हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, हमारी भावनाओं पे हमारा कंट्रोल रहता है। इसीलिए योगा करना ज़रूरी है। जैसे कि शुरुआत ही जब मैंने बताया आपको, डाइट, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सबको फॉलो करने के लिए योगा बहुत सहायक है। अपने आप को साधित करना उन सभी आचरणों के प्रति जो हमें डेली रूटीन में करना है, उसी का नाम योग है। ठीक है, व्यायाम और योग, एक तो शरीर सुदृढ़ बनेगा, शरीर का संतुलन मेंटेन रहेगा, मन पे संतुलन रहेगा, मन पे संतुलन रहेगा तो डाइट कंट्रोल रहेगा, डाइट कंट्रोल रहेगा तो बॉडी के बाकी इम्यून सिस्टम पे कंट्रोल रहेगा। और एक बार मन और शरीर पे कंट्रोल रहा आपका अगर, तो आपके आसपास प्रकृति में जो भी चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी या प्राकृतिक तरीके से जितने भी तूफान है, हवा के डस्ट के कण हैं, इन सब का असर आपके शरीर पे तभी होता है जब आपका मन और शरीर असंतुलित हो। अगर ये संतुलन कायम रहेगा योग और व्यायाम द्वारा, तो इन सभी एक्सटर्नल बॉडी फैक्टर्स का, जो चाहे एटमॉस्फेरिक हो, डाइटरी हो, चाहे कोई और चेंजेस आपके बॉडी के आसपास आ रहे हैं रिगार्डिंग वायरस, बैक्टीरिया, कोई और जल का कोई भी दुष्प्रभाव हो रहा है, या मिट्टी का, डस्ट का, आग का, पानी का, किसी का भी दुष्प्रभाव आपके शरीर पे उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है योगा करने का और व्यायाम। आज डॉक्टर डेज के ऊपर आपसे एक पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। डॉक्टर डेज के ऊपर भारत की दुनिया को क्या दिन है? देखो, जैसे कि मैडम ने बताया, योग है, आयुर्वेद है, डॉक्टर्स डे, ये प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा पहले डॉक्टर है। आयुर्वेद हज़ारों साल पुराना लिखा गया है और इस्तेमाल किया गया है, और उसके ज़रिए ही ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखा गया है। योग भी हज़ारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने संभाल के रखा, सीखा, समझा और दूसरों को भी समझाया है। तो ये दोनों ऐसी चीज़ हैं, ये ऐसी इतनी बड़ी देन है पूरी दुनिया को। अगर इन दोनों को कोई फॉलो करे तो 99% हम समझ सकते हैं कि बीमारियां शायद ख़त्म हो जाएंगी। कुछ परसेंट जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो हम जैसे बोलते हैं कि अकालच चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, जिनके ऊपर मतलब बस प्रकृति का ही कंट्रोल है और किसी का कंट्रोल नहीं है। अदरवाइज़ जितना आप खुद पे जितना अपना कंट्रोल करो, जितना अपने ज़िंदगी में योग और आयुर्वेद को जोड़ो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होगी। ये सबसे बड़ी देन भारत की है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये दोनों चीज़ों को लोग फॉलो करें, और अब जैसे हम देख रहे हैं कि लोग फॉलो कर भी रहे हैं, बाहर भी आप देख रहे हो, फॉरेन्स में भी योग का क्रेज़ बढ़ रहा है, आयुर्वेद का क्रेज़ बढ़ रहा है, लोग देसी दवाइयों के पीछे लग रहे हैं। गोल्डन मिल्क आप जैसे देख रहे हो कि लोगों में फेमस हो रहा है कोरोना के बाद में भी। और इवन जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा फॉलो कराया सबको, आयुष काढ़ा दिया, या ऐसे कई सारे चीज़ें आई मार्केट में भी। एटलीस्ट उस बहाने से ये तो हुआ कि लोगों में एक क्रेज़ तो बढ़ा है और लोगों को पता तो चला है कि हाँ भाई आयुर्वेद भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट दे सकती है। बस ये है कि हाँ उनको सही तरीका पता चले। वैसे ही योग का है, प्राणायाम के कई सारे जैसे टेक्निक्स हैं जिससे कि आपकी फेफड़े की ताकत बढ़ सकती है।
तो जैसे कि वही बीच में अब जैसे कई सारे लोग थे, जब सडनली ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाता है तब आप कुछ नहीं कर पाते हो, मौके पे आपको ऑक्सीजन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी फेफड़े की ताकत ही इतनी अच्छी हो कि आपको मौके पे आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं, आपके अगर अंदर फेफड़े में ताकत है बीमारी से लड़ने की, तो हो सकता है आपको ऑक्सीजन की लेवल कम ही ना हो। तो ऐसे जैसे हमने देखा कई लोग ऐसे थे जिनको कोरोना होने के बाद भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आई और वो मतलब बहुत अच्छे से ठीक हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिनको ऑक्सीजन लगाना पड़ा या उनको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी, आपका शरीर कितना स्ट्रांग है, आप कितना अपनी रूटीन में ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, योगा कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो। जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे, व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार मना कर देते हैं, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर उसको आप प्रॉपर फॉलो करो, योगा को और व्यायाम को अपनी रूटीन लाइफ में रखो, तो आधे से ज़्यादा आपकी बीमारियां वहीं पे कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए पूरे समाज ने, पूरी दुनिया ने, ताकि वो स्वस्थ रह सकें, निरोग रह सकें। देखिए, वैसे तो ये है कि एक डॉक्टर के लिए सिर्फ 1 जुलाई डॉक्टर्स डे नहीं है, रोज़ ही हमारे लिए डॉक्टर्स डे ही है। और हमारे लिए तो पेशेंट्स को ठीक करना ही हमारी पूजा सबसे पहली पूजा है, और बाकी सारे कर्म धर्म हमारे लिए दूजा है। ठीक है, तो जब एक पेशेंट ठीक होके जाता है और वो जो दुआएं हमें देके जाता है, उससे बड़ी पूजा हमारे लिए कोई नहीं है। तो हमारे लिए तो डेली डॉक्टर्स डे है, हम तो डेली डॉक्टर्स आपकी सेवाओं के लिए ही बैठे हैं। बिल्कुल मैम, ये मैं आपसे आखिरी डॉक्टर साहब से क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे मैम ने अभी बताया कि जो एक डॉक्टर के लिए तो हर दिन है जो वो डॉक्टर डे है, तो आज डॉक्टर डेज के ऊपर आप एक आम व्यक्ति, एक चाहे वो भारत का नागरिक है, जो विश्व में किसी कंट्री में भी रहता है, वो एक डॉक्टर और एक आम जो नागरिक रहे, उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या डॉक्टर है जो उसको, आप उन डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति की तरफ कैसे हम कदम बढ़ाएं ताकि वो हमको और अच्छे से समझ सकें? और एक आम व्यक्ति को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के ऊपर कि वो डॉक्टर को किस प्रकार डॉक्टरों का सहयोग करे, उनका साथ दे, ताकि हम सब मिलकर एक टीम की तरह एक यूनाइटेड होकर कोरोना जैसी जो महामारी बीमारी हैं इनका सामना कर सकें और वाकई दुनिया में एक मिसाल पैदा करें, ताकि जो भाईचारा आपस में हमारा भाईचारा है और आपस में हमारा प्यार है, ये बढ़ सके। इसमें मैं एक सोशल मैसेज देना चाहूँगी अपनी तरफ से एक आम पब्लिक के लिए, ये है कि एक डॉक्टर भी आम इंसान ही होता है, सिर्फ उसके आगे एक डॉक्टर का टैग लगा होता है क्योंकि उसने 8 साल पढ़ाई की होती है, उसने डिग्री ली होती है, इसीलिए। वरना हम भी आपकी तरह एक आम इंसान ही है, हमारी भी फैमिली लाइफ होती है, हमारे भी डेली रूटीन वर्क वही होते हैं जो एक आम गृहिणी के होते हैं, एक आम फादर मदर के होते हैं, है ना। इसमें अब जैसे जो कोरोना पीरियड आया, एक डॉक्टर की हालत सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, जो 8-8 घंटे अंदर जाके एक पीपीई किट में 8-8 घंटे अंदर वार्ड में, ना वो एक बार अंदर चले गए पीपीई किट में कोरोना पेशेंट्स के बीच में, तो वो 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उस 1 मिनट के दौरान उनको अपना सारा, कम से कम ऐसे समझो कि 4 शील्ड्स पहन के अंदर जाना पड़ता था ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो और उनके द्वारा उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्शन ना हो। कई डॉक्टर्स तो महीनों सालों साल अपने फैमिली मेम्बर्स से नहीं मिले क्योंकि वो कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में थे और वो नहीं चाहते थे कि ये इन्फेक्शन उनके मेम्बर्स तक जाए घर के, इसलिए वो मिलने ही नहीं गए फैमिली मेम्बर्स को। तो एक आम पब्लिक से सिर्फ एक यही गुजारिश है कि एक डॉक्टर के भी इमोशंस, एक डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक आम इंसान की तरह ही होती है, एक आम फादर मदर की तरह ही होती है। हम लोग भी आपके बीच में ही आपके ही फ्रेंड्स हैं, तो कोई भी दोष एक डॉक्टर पे मरने से पहले, देखिए डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, सांसें भगवान के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं कि उन सांसों को हम सुचारू रूप से चला सकें बिना व्याधि के, तो उतना ही विश्वास अगर रख के डॉक्टर के पास आया जाए तो डॉक्टर भी पूरे विश्वास से आपको हमेशा ट्रीट कर सकेगा। तो इस विषय में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैडम ने कहा कि एक डॉक्टर भी एक इंसान है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई डॉक्टर सोचेगा कि मेरा कोई पेशेंट का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर हम, जैसे आजकल कंज्यूमर एक्ट आ गया है, हम उसके हिसाब से भी सोच लें कि अगर कोई एक व्यापारी है तो वो अपना नुकसान क्यों कराएगा, अपने ग्राहक को क्यों छोड़ेगा।
अगर उस लेवल पे हम सोचें, हालांकि कोई डॉक्टर ऐसा सोच नहीं पाता, तो एक डॉक्टर तो हमेशा अपने पेशेंट का भला चाहेगा। हो सकता है कुछ ऐसे तत्व हैं जो बीच में पैसे का या मतलब कुछ और चीज़ें देख के कोई गलत काम करते हों, लेकिन किसी एक के चक्कर में पूरी कम्युनिटी ख़राब नहीं होती। तो ज़्यादातर हम यही समझते हैं कि हर कोई डॉक्टर चाहता है कि अपने पेशेंट का भला हो और उसके लिए वो पूरी कोशिश, पूरा जी जान लगा देता है। लेकिन जैसे कि मैडम ने बताया कि उसके हाथ में सब कुछ नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई प्रकृति नहीं है, वो कोई ऐसी महाशक्ति नहीं है। उसने जो सीखा है, जो समझा है, उसके बल पे वो अपने पेशेंट का भला करने की कोशिश करता है। हो सकता है कई बार उसमें सक्सेस हो जाए, पर कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं भी मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में धैर्य रखना और सिचुएशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आयुर्वेद में भी बहुत पहले से यही चीज़ों को ध्यान दिया गया है, बताया गया है कि एक 4 चीज़ें हैं, अगर ये चारों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी तो ही कामयाब हो पाएंगे। जैसे क्या, एक तो डॉक्टर है, एक पेशेंट है, एक दवाई भी है और एक फिर नर्सेस हैं जहाँ परिचारक हैं। तो ये चारों चीज़ें, ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं हर एक चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। जब ये चारों चीज़ें सही लेवल पे चलेंगी तो हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, सक्सेस अचीव कर पाएंगे। हम मैक्सिमम कोशिश कर पाएंगे कि पेशेंट का भला हो सके। लेकिन इन चारों में से कोई भी अगर कम हो, ज़्यादा हो जाता है, अगर पेशेंट भी डॉक्टर पे विश्वास नहीं रखेगा, अगर दवाई अच्छी नहीं मिल पाएगी, अगर नर्सिंग स्टाफ अच्छा नहीं हो पाएगा, तो अकेला कोई डॉक्टर या अकेला कोई नर्सिंग स्टाफ या अकेली कोई दवाई, इसमें से कोई भी एक जना उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जब तक ये चारों लोग मिल के काम नहीं करते। तो इसीलिए ये चारों स्तंभ हैं, एक मेडिसिन के, एक ट्रीटमेंट के, एक चिकित्सा के। तो इन सब ने मिल के काम करना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम विश्वास रख के काम चलाते हैं तो आगे हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब ने ध्यान रखना चाहिए। तो सवाल तो डॉक्टर साहब बहुत थे, लेकिन हम समय इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका दोनों का। तो दर्शकों तो देख सकते हैं आपकी आज के दिन अपने को, हम लोगों को कितना ज्ञान मिला, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। दोस्तों पुरातन समय से भी आयुर्वेदा ने, ना कि पूरे विश्व के अंदर, भारत विश्व गुरु रहा है आयुर्वेदा के अंदर, बल्कि आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारे मील पत्थर हैं जो वो हिंदुस्तान ने या भारत की ज़मीन से गाड़े गए हैं। तो दोस्तों आज के दिन के लिए इतना ही। डॉक्टर देश के अंदर सब कोरोना डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को हम बधाई देते हैं और सल्यूट करते हैं सब डॉक्टर्स को और सब कोरोना वॉरियर्स को, ताकि हम सब मिलजुल के इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ सकें। धन्यवाद।